नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम देख रहे हैं आधुनिक भारत में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आधुनिक भारत में दोस्तों हमने उत्तर मुगल काल देख लिया है दोस्तों, जो अंग्रेज़ों का जहाँ से पतन होना शुरू होता है, मुग़लों का जहाँ से पतन होना शुरू होता है और अंग्रेज़ों का वर्चस्व धीरे धीरे होने लगता है भारत में और धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य की स्थापना करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेन देखें दिल्ली में तो मुग़लों का यहाँ से धीरे धीरे पतन होना शुरू हो चुका था, मतलब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे और 1857 तक वो पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, उत्तर मुग़ल काल का मैंने एक वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, उत्तर में एक साम्राज्य का उदय होता है जिसको हम बोलते हैं सिख साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो वह धार्मिक साम्राज्य रहता है, मतलब धार्मिक मुद्दा रहता है, धर्म से उठकर वो राजनीति आ जाता है और फिर बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में क्या आता है कि वो फैल जाता है। तो दोस्तों हम जो देखेंगे वो सिख धर्म को देखेंगे। सिख धर्म, ठीक है, सिख धर्म दोस्तों इसका अगर देखें तो इसमें 10 गुरु आते हैं और सिख धर्म को चलाते हैं, सिद्धांत देते हैं कि सिख धर्म को किस तरह हमको चलाना है। ठीक है, जिस तरह दोस्तों हम बौद्ध धर्म में देखते हैं, बौद्ध धर्म में जो गुरु होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, बौद्ध धर्म मार्ग बताया था क्या है बौद्ध धर्म। उसके बाद में जैन धर्म, महावीर स्वामी जो 24 तीर्थंकर आए थे गुरु, ऐसे ही सिक्कों में 10 गुरु आए थे। तो उन 10 गुरु को दोस्तों देखेंगे और फिर धार्मिक से राजनीति में परिवर्तन हो जाता है और राजा रणजीत सिंह आते हैं और बहुत बड़े साम्राज्य की नींव डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले सिक्कों में अगर देखें तो सिख धर्म के जो पहले गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं गुरु नानक। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक को देखेंगे। गुरु नानक के बारे में बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 1469 में हुआ था। तलवंडी, जो उसका नाम अब ननकाबाद रख दिया गया, जो पाकिस्तान क्षेत्र में। जैसे कि दोस्तों अगर देखें पाकिस्तान तो 1947 के बाद बना, पहले सिंध प्रांत हुआ करता था एक राज्य। तो यहाँ पर अगर देखें तो तलवंडी में हुआ था, उसका नाम ननकाबाद, उनके नाम जन्म नाम के आधार पर ही वहाँ का उस नगर का नाम रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों क्या किया कि एक रात की बात है 1496 में ऐसा कहा जाता है कि इनको मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और एक नए धर्म की शुरुआत की, जिसको हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला इन्होंने क्या किया, लंगर की व्यवस्था की। दोस्तों अगर हम देखते हैं गुरुद्वारे में जो लंगर होते हैं, जैसे कौन से भी देश के किसी भी गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो वहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है, तो वो इन्होंने ही शुरू की थी। और इन्होंने बताया था कि इसकी किसी भी भगवान की पूजा करना, पाठ करना है जो है, ये जरूरी नहीं कि करो, आपकी इच्छा हो तो करो। तो इस सबसे बड़ा अगर उन्होंने पुण्य बताया था, सबसे बड़ा बताया समाज सेवा। समाज सेवा से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, आप किसी को मानो या ना मानो उससे कोई। और उन्होंने अगर देखेंगे दोस्तों तो जो गुरुद्वारे रहते हैं, जो सिखों के मंदिर, उसमें किसी की भी मूर्ति नहीं होती है। तो इन्होंने दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध किया था, कहा था कि ये सब आडंबर है, इससे कुछ नहीं होता है। और इन्होंने दोस्तों घोर प्रहार किया था, बोला था कि ये सब पाखंड है, इसमें ज़्यादा कुछ मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है। एक बात तो ये दोस्तों गुरु नानक के बारे में। दूसरे गुरु जो देखते हैं दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद जो आते हैं वो इनके शिष्य, जिनका नाम है गुरु अंगद। ठीक है दोस्तों, कौन आते हैं, गुरु अंगद। गुरु अंगद अपने गुरु के नक्शे कदम पर ही चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इन्होंने राह दिखाई थी उनको ही इसने आगे बढ़ाया, गुरु अंगद ने। तीसरे गुरु जो आते हैं जिनका नाम है अमरदास। अमरदास जो तो अगर यहाँ दिल्ली में देखें तो अकबर का राज हुआ करता था और अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों को अनुमति दे दी थी और सभी धार्मिक गुरु आते थे अकबर के साथ और वह उनके सामने बैठकर वार्तालाप होती थी, तो जिसमें अमरदास जी भी जाया करते थे। तो एक बार की बात है, वो अपनी पुत्री के साथ गए। तो अकबर ने क्या किया, अकबर एक नीति अपना रहा था, सहिष्णुता की नीति, मतलब सभी धर्मों को समान देखना और सभी धर्मों के साथ संबंध रखना व्यक्तियों के साथ, क्योंकि अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। हमने देखा था कि उसने पश्चिम में अगर देखे तो
हरकाबाई से विवाह किया था और राजपूत राजा की कन्या से और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसलिए वो मित्रतापूर्ण की नीति को अपनाना चाहता था। इसलिए उन्हें सिखों को भी मित्रतापूर्ण बनाने के लिए जो उनकी पुत्री थी, उन पुत्री को 500 बीघा ज़मीन अगर देखेंगे तो वो दान में दी थी, इनकी पुत्री को, अमरदास जी को। ठीक दोस्तों, अब चौथे नंबर पर जो गुरु आते हैं दोस्तों वो है रामदास। रामदास जी दोस्तों क्या करते हैं कि उसका नामकरण करते हैं और उसका नाम जो रखते हैं वो रखते हैं अमृतसर। ठीक दोस्तों, अमृतसर रखते हैं और उसके बाद में जो इनके पुत्र आते हैं उनका नाम है अर्जुन देव। ठीक है दोस्तों, अगले गुरु जो आते हैं दोस्तों वो अर्जुन देव आते हैं। अर्जुन देव इनके कार्य को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि बीच में मंदिर बनवाते हैं और आसपास तालाब खुदवाते हैं। दोस्तों हम देखें, इनके नाम से ज़मीन हुई, इन्होंने उसका नाम अमृतसर रखा और इसी अमृतसर में क्या करते हैं ये कि बीच में मंदिर बनवाते हैं और तालाब का निर्माण करते हैं। और दोस्तों जो राजा रणजीत सिंह आते हैं वो उस पर सोने का पानी चढ़वाते हैं, तो दोस्तों उसका नाम हो जाता है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ठीक है दोस्तों, जैसे हम स्वर्ण मंदिर में देखते हैं तो यहाँ बीच में मंदिर और आसपास तालाब है, तो ये दोस्तों वही है। दोस्तों इन्होंने करवाया था अर्जुन देव। अर्जुन देव क्या था कि दोस्तों जो जहांगीर का पुत्र हुआ करता है जिसका नाम था खुसरो, और दूसरे नंबर पर खुर्रम था। खुसरो दोस्तों बगावत करता था और अर्जुन देव से भी मिलने जाता था। जब यह बात पता चली जहांगीर को, तो जहांगीर ने क्या किया कि उसने सोचा कि हमारे पुत्र को जो भड़का रहा है वो अर्जुन देव सिखों का गुरु है, तो अर्जुन देव को बुलाया और उसको फांसी दे दी जाती है। तब से क्या होता है कि जो सिख रहते हैं और जो इस्लामिक लोग रहते हैं उनमें दोनों में क्या होता है कि तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, जो छठे नंबर पर गुरु आते हैं उनका नाम है जो अगले गुरु आते हैं अर्जुन देव के पुत्र। यहाँ से दोस्तों क्या है कि ये जो पद है गुरु का पद सर्वश्रेष्ठ पद, महान पद और काफ़ी कह सकते हैं कि पवित्र पद माना जाता था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये से वंशानुक्रम पद हो जाता है कि क्योंकि जैसे कि अगर देखें तो अमरदास का पुत्र अर्जुन देव, अर्जुन दास का पुत्र अगर देखें तो गुरु हरगोविंद ने दोस्तों जैसे अर्जुन देव की मृत्यु होती है, हरगोविंद ने बोला था कि हमें क्या करना है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा हमें भी, और हम भी क्या करेंगे, कोई हमसे युद्ध करेगा, कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम भी उसको बदला लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने व्यक्तियों को बोला कि तुम भी एक काम करो, तुम भी ट्रेनिंग करो, तुम भी घुड़सवारी सीखो, तलवारबाजी सीखो, युद्ध लड़ना सीखो, युद्ध की पद्धति। इसके लिए क्या है, तुम ताकतवर और बलशाली बनो। तो इसके लिए उन्होंने मांस मटन खाना, जिससे भी व्यक्ति ताकतवर बनता है, शक्तिशाली बनता है, एक काम करो तुम वो सब खाना सीखो और अपने आप को मजबूत करो और मतलब गुप्त तरीके से ट्रेनिंग करो, मतलब सीखो सब कुछ, अपने पुत्रों को सिखाओ, सबको सिखाओ। दोस्तों ये हर गोविंद ने शुरू किया। फिर सातवें गुरु आते हैं जिसका नाम है गुरु हर राय आते हैं, ये भी यही काम करते हैं। फिर आठवें गुरु आते हैं जिनका नाम है हरकिशन। ये दोस्तों इनके समय, तीनों के समय अगर देखें तो शाहजहाँ और औरंगजेब रहा करता था। जो नौवें गुरु आते हैं जिसका नाम है तेग बहादुर है दोस्तों। ठीक, अगर देखा जाए तेग बहादुर के समय अगर हम देखें तो इनके समय जो औरंगजेब हुआ करता था, औरंगजेब अपने कट्टर मुस्लिम नीति के लिए जाना जाता था। वो हर तरफ मुस्लिम धर्म फैले ऐसी नीति वो अपना रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि उत्तर में एक बहुत बड़ा धर्म है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में सिख लोग हैं, तो क्यों ना उनका एक गुरु है, उसको गुरु को ही इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा लिया जाए, तो उसके जो जितने भी अनुयायी है वो स्वयं ही कर लेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति रहते हैं अनुयायी, उनका विश्वास किस में रहता है, गुरु में रहता है। जब गुरु कर लेगा तो ये भी कर लेंगे। तो तेग बहादुर को क्या करता है कि वो औरंगजेब जो रहता है वो बल के दम पर, यातना देता है और बोलता है कि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। तेग बहादुर मना कर देते हैं और इनकी गर्दन काट दी जाती है, मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर जो 10वें गुरु आते हैं वो आते गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, कौन आते, गुरु गोविंद सिंह। एक मिनट दोस्तों मैं चाक ले लेता हूँ। गुरु गोविंद सिंह आते, 10वें गुरु जो आते हैं वो गुरु गोविंद सिंह आते।
गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों सबसे पहले ये किया था कि उन्होंने बोला था कि कोई भी अब अगला गुरु नहीं आएगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह को पता था कि ऐसा नहीं हो कि इस पद के लिए भी क्या हो, राजनीति शुरू हो जाए, मतलब युद्ध होना शुरू हो जाए, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो दोस्तों हर धर्म में क्या होता है कि अपनी एक पुस्तक रहती है, उसी पुस्तक के आधार पर क्या होता है कि धर्म चलता है। इस सिख धर्म में भी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसको ही बोला गुरु गोविंद सिंह ने कि मेरे बाद जो गुरु होंगे हमेशा के लिए वो गुरु ग्रंथ ही होंगे, मतलब पुस्तक ही रहेगी और इसके अनुसार ही धर्म चलेगा, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये बोल दिया। दूसरा, इन्होंने एक खालसा पंथ अलग संप्रदाय चलाया था। दूसरा, इन्होंने बोला था कि जो महिलाएं रहेगी वो कोर लगाएगी और पुरुष रहेंगे वो सींग लगाएंगे। तो दोस्तों आज हम सिक्कों में देखते हैं सींग जो लगाते हैं और महिलाएं कोर, वो गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू किया था। फिर 205 का पुरुषों को रखना जरूरी है, जैसे कि केश, बाल, पगड़ी, जैसे हम देखते हैं सिक्कों में पगड़ी रखी जाती है। उसके बाद में कंगा जरूर रखते हैं, कड़ा रखते हैं, कच्छा है, कुछ भी कपड़ा रखते हैं। इस तरह से 5 चीज़ें वो रखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हो जाती है, फिर उनका जो चेला आता है जिसका नाम है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर दोस्तों इनका अगला चेला आता है। वो गुरु के पद पर न होकर जो सेना थी उसके सेनापति के रूप में कार्य करता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने पहले ही बोल दिया था कि इसके बाद में कोई गुरु नहीं आएगा, तो सिखों के 10 ही गुरु होते हैं। लेकिन ये सेना को संभाल ही रहा था कि 1718 में 1708 में इस गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु थी। 1716 में बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी जाती है। जो फर्रुखसियर समय हुआ करता, फर्रुखसियर उत्तर मुगल काल में दोस्तों हमको 1713 से 19 तक जो रहता है, तो फर्रुखसियर के समय बंदा बहादुर को भी मार दिया जाता है। अब दोस्तों जब सेनापति मर गया तो क्या होगा, सिखों में जो है आत्मविश्वास की कमी आ गई। वो उनका ऊपर जो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहे थे वो नीचे आ गए और एक क्षेत्र में सिमट कर रह गए, उनका हौसला डगमगा गया। अब क्या हुआ दोस्तों कि एक बार की घटना होती है, क्या होता है 1761 में, याद रखेंगे दोस्तों 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। पानीपत तृतीय भी बोल सकते हैं। पानीपत के मैदान में दोस्तों देखिए तो 3 युद्ध लड़े। सबसे पहले 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत फर्स्ट, फिर पानीपत सेकंड। उसके 30 वर्ष बाद 1556 में अकबर और हेमू विक्रमजीत के बीच। फिर 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। होता क्या है दोस्तों कि अफगान से एक आता है सेना लेकर बहुत बड़ी अहमद शाह अब्दाली, जिसके बाद काफ़ी सेना हुआ करती थी, और इधर मराठा, दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह हार जाते हैं और अपने क्षेत्र में सिमट जाते हैं। अब दोस्तों क्या है कि इतने क्षेत्र में अहमद शाह अब्दाली तो लूट पाट कर चला जाता है, और दोस्तों जो फैलने का मौका मिलता है वो मिलता है सिखों को, और सिख क्या करते हैं यहाँ से फिर से उनका विकास होना शुरू हो जाता है। अब सिख धर्म में क्या होता है, पंजाब के क्षेत्र में अगर देखें तो 12 छोटी छोटी टीमें, मिसल जिसको बोल सकते हैं, वो पनपने लगती है, और उसमें 12 मिसल में अगर देखें तो सबसे बड़ी जो थी वो भंगी मिसल हुआ करती, फिर सुकेर चक्या मिसल। धीरे धीरे भंगी मिसल ख़त्म हो जाती है और सबसे सिखों की सबसे बड़ी मिसल के रूप में टीम यूँ कह सकते हैं सैनिक संगठन के रूप में उभरता है, वो सुकेर चक्या मिसल उभरता है। स्थिति ऐसी आती है कि उसमें कोई नेता जो था वो सेनापति ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता था, उसको कोई ना कोई मार देता था। अब महावत सिंह जो आते हैं, महावत सिंह की 1793 में उनकी भी हत्या कर दी जाती है, उनको वो भी मर जाते हैं। अब जो उनका पुत्र रहता है जिसका नाम था रणजीत सिंह 1793 में राजा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनका जन्म 1779 में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में उनको राजा बनना पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे, हम बहुत युवा थे, लेकिन जो सेनापति और जो दूसरे थे वो उन्होंने उनको हौसला दिया और रणजीत सिंह राज करते रहे। अब 1798 की घटना है दोस्तों, जो 1798 में उनका जो पोता था अहमद शाह अब्दाली का पोता, जिसका नाम था जमन शाह अब्दाली, अफगान के क्षेत्र में वो राज कर रहा था। अब वो युद्ध के लिए क्या होता है कि आता रहता है, इधर उसकी सेना आ रही थी साम्राज्य को फैलाने के लिए भारत के क्षेत्र में। तो जो चेनाब नदी है पाकिस्तान में देखिए तो चेनाब नदी है, चेनाब नदी में उसकी तोपें और सारी घोड़े वगैरह सब फंस जाते हैं यहाँ पर। अब उधर होता क्या है कि उसकी राजधानी पर जो रहता था वहाँ पर दूसरों का आक्रमण हो जाता है, और उसके बाद हथियार तो कुछ था नहीं क्योंकि वो सारा इधर भेज दिया था उसने, और यहाँ फंस चुके थे।
रणजीत सिंह को जब पता चलता है तो वो अपनी सेना भेजता है और वो सब जो फंसे हुए थे नदी में उसको निकलवा कर वापस भिजवा देता है। तो अफ़गान का जो शासक है जमन शाह अब्दाली काफ़ी खुश होता है और रणजीत सिंह को यहाँ तक साम्राज्य का विस्तार करने का निर्णय देता है, लाहौर तक, जो कि लाहौर दो की बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का। तो लाहौर या अमृतसर है दोस्तों, तो अमृतसर से लाहौर तक राजा रणजीत सिंह को बोलता है कि यहाँ तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लो। तो धार्मिक राजधानी तो अमृतसर रहती है और राजनीतिक राजधानी लाहौर बनाते हैं राजा रणजीत सिंह। बहुत बड़ी सेना थी दोस्तों और बहुत काफ़ी वर्चस्व था। अंग्रेजों ने राजा रणजीत सिंह से कभी भी युद्ध नहीं किया था क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली राजा था कौन, राजा रणजीत सिंह। दोस्तों 1809 में याद रखेंगे उस समय गवर्नर जनरल जो मुखिया हुआ करता था, जो कि दोस्तों आज के समय जो राष्ट्रपति का पद देखते हैं उस समय गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल जो था उसने एक संधि की राजा रणजीत सिंह से। उसने बोला कि एक काम करो, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। एक नदी जा रही है दोस्तों राक्षस झील से, यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है सतलज। ये सतलज दोस्तों यूँ जाती है। तो सतलज नदी बोला कि सतलज नदी के ऊपर तुम्हारा राज रहेगा, हम तुम्हारे राज में नहीं आएंगे, और इधर हमारा रहेगा, इधर तुम नहीं आओगे। तो रणजीत सिंह दोनों के बीच संधि हो गई, अमृतसर की संधि दोस्तों। जहाँ संधि होती है जिस जगह पर, उस पर ही उस जगह के नाम पर इस संधि का नाम पड़ता है। तो अमृतसर की संधि हुई। फिर दोस्तों अंग्रेजों को लगा कि बहुत शक्तिशाली युद्ध करना इम्पॉसिबल है, एक काम करो कभी न कभी तो मरेगा, फिर युद्ध करेंगे। तो होता भी यही 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु होती है। जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद में उसके वंशज जो आते हैं काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। जिस तरह औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर शासक आना शुरू हुए थे, ऐसे ही रणजीत सिंह के बाद कमज़ोर शासक आते हैं। जैसे कि 39 से 42 तक खड़क सिंह आता है जो उसका पुत्र, जो काफ़ी अयोग्य रहता है। फिर उसके बाद में शेर सिंह, नाहल सिंह स्थिति आती थी कि पंजाब साम्राज्य को कोई संभाल नहीं पाता। फिर अल्प जो बहुत छोटे आयु में दिलीप सिंह आता है। दिलीप सिंह बहुत छोटा था जो अंतिम शासक साबित होता है, और उसके संरक्षक महारानी छिंदन आती है। तो छिंदन जो 1845 की बात है। फिर जब पता चलता है अंग्रेज़ों को कि बहुत काफ़ी कमज़ोर स्थिति हो चुकी है सिखों की, तो उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग युद्ध की घोषणा करता है और पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 में। कब होता है दोस्तों? 1845 में पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और शर्त रखते हैं। तो संधि होती है 1845 में, 45-46 में, कि लाहौर और भेरूवाल की संधि, मतलब दोनों अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है और इतने पैसे की मांग करते हैं। तो छिंदन बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, एक काम करो तुम कश्मीर को रख लो और जो वहाँ से लगान वसूल करेंगे वो तुम्हारा जो हम पर लगाया है कर वो ले लेना। अब वो क्या करते हैं, उनको तो बहाना चाहिए था, वो कश्मीर को रहकर दूसरे राजा को बेच देते हैं। ठीक, अब जब ये बात छिंदन को पता चलती है तो 1849 में फिर युद्ध होता है। इस युद्ध में भी क्योंकि सिख काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, अंग्रेज जानते थे, इसलिए उनको युद्ध का बहाना चाहिए था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 में। पहला 1845 में हुआ, दूसरा 1849 में होता है। इस युद्ध में भी सिख पहला सेकंड आंग्ल सिख युद्ध, इसमें भी सिख जीत हार जाते हैं और यहाँ से उनका सुपड़ा साफ हो जाता है और पंजाब को अंग्रेज साम्राज्य मिला ले जाता है। और छिंदन को बोला जाता है कि तुम कोहिनूर हीरा और पंजाब को हमें सौंप दो और तुम जाओ ब्रिटेन, अपने पुत्र को पढ़ाना और पेंशन भी हम तुमको देंगे। तो दोस्तों ये सिख साम्राज्य हुआ। इसको दोस्तों हमने राजनीतिक से शुरू हुआ, दोस्तों धार्मिक से शुरू हुआ और राजनीतिक में ख़त्म हुआ। दोस्तों हमने दोनों बताए, इसमें सब कुछ दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया। इनके 10 ही गुरु और कैसे राजनीतिक में राजा रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, सबको हमने देख लिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम मराठा साम्राज्य को देखेंगे और फिर हम मैसूर साम्राज्य को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।